अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सर्कुलेशन, गैसियस एक्सचेंज, टेम्परेचर रेगुलेशन। बर्ड्स और मैमल्स दोनों एंडोथर्म हैं और दोनों ही अपने दर्जा हरारत को मेंटेन रखते हैं और इंटरनल हीट जो कि उनके जिस्म में मेटाबॉलिज्म के दौरान पैदा होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर हम इनके हार्ट की बात करें तो दोनों का हार्ट 4 चैम्बर्ड है, 4 खाने हैं, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल, जो कि खून को 2 अलग रास्तों की तरफ पंप करता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी कि जिस्म की तरफ जो बाकी के ऑर्गन्स शामिल होंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी लंग्स की तरफ जो खून जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा ताकि लंग्स के अंदर वो ऑक्सीजनेट हो और फिर वापस आए। जबकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको जिस्म के तरफ भेजा जाता है। अब ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि बर्ड्स और मैमल्स दोनों में हैं, क्योंकि एंडोथर्मिक हैं, टेम्परेचर रेगुलेट करती हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर भी लगभग सेम है और दोनों के क्योंकि एक्टिव टाइप के लाइफस्टाइल्स होते हैं तो ये सिमिलैरिटीज़ दोनों में पाई जाती हैं। एवोल्यूशन के अमल की बात करें तो क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो एरियल मोड है इनका, यानी कि ये हवा में उड़ते हैं। मैमल्स जो हैं वो कुछ हवा में उड़ने वाले हैं जैसे कि बैट, कुछ ज़्यादातर जो हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हैं, और डॉल्फिन और वेल जो है वो ऐसे मैमल हैं जो पानी में रहने वाले हैं। तो इसका तीनों तरह का एनवायरनमेंट है, इसका हवा में ही रहने वाला एनवायरनमेंट है। इसलिए जब दोनों के कुछ कैरेक्टर्स दोनों को एक एनवायरनमेंट में रहने के लिए फिजिबल बना दें, एक नुक्ते पर उनको इकट्ठा कर दें, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और मैमल्स जो हैं ये साइनैप्सीड रेप्टिलियन लीनिएज से आगे आए हैं। ये हमने रेप्टिलिया के चैप्टर में पढ़नी है। असल में स्कल होती है जिसमें पीछे की तरफ एक ओपनिंग होती है जिसे टेम्पोरल फिनेस्ट्रा बोलते हैं। तो इस तरह की जो स्कल है ये साइनैप्सीड्स जो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं उनमें होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें स्कल में पीछे की तरफ कोई ओपनिंग नहीं होती, यानी टेम्पोरल फिनेस्ट्रा नहीं होता। तो टर्टल, टॉर्टोइस इस तरह के होते हैं, इनको कहते हैं एनैप्सीड। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें टेम्पोरल फिनेस्ट्री 2 होती हैं, तो उनको डाईएप्सीड बोलते हैं। ये रेप्टाइल्स में हम पढ़ेंगे। और जो साइनैप्सीड्स हैं जिनमें टेम्पोरल फिनेस्ट्रा सिर्फ एक ही है स्कल के पीछे की तरफ, उस साइनैप्सीड की लीनिएज से, लीनिएज का मतलब है जो सारा लिंक बनता है जानवरों का, और उसमें एक आर्कोसॉर लीनिएज भी लिंक करता है जिसमें से ये जो हमारे ग्रुप हैं बर्ड्स के और मैमल्स के दुनिया में वजूद में आए हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में मैमल्स के अंदर भी बहुत सारी अडेप्टेशंस हुई हैं और जनाब बर्ड्स में भी हुई हैं। अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में एक ख़ास अडेप्टेशन जो है वो फीटस से लिंक्ड करती है। फीटस क्या है? जब एक बेबी मैमल्स में, क्योंकि जो यूट्रस है थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बच्चे की नौशनुमा होती है और माँ के जिस्म में वो परवरिश पाता है और उसके ऑर्गन्स बन जाते हैं 4 महीने के बाद, तो फिर उसको हम फीटस कहना शुरू कर देते हैं और एम्ब्रियो कहना बंद कर देते हैं। तो इंसानों में भी हम फीटस का वर्ड यूज़ करते हैं, दूसरे जानदारों में भी, लेकिन डेवलपमेंट का जो पीरियड है वो हर ऑर्गेनिज्म में फ़र्क होता है। जैसे इंसानों में 9 महीने का होता है। तो ये जो डेवलपिंग बेबी है जिसे हमें अब फीटस कहना चाहिए, ये प्लेसेंटा के थ्रू माँ से ऑक्सीजन हासिल करता है, न्यूट्रिशन हासिल करता है। फीटस के जिस्म में दौड़ने वाला खून फीटल ब्लड कहलाता है, माँ के जिस्म में दौड़ने वाला खून मैटरनल ब्लड कहलाता है। दोनों के दरमियान में एक्सचेंज होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट फीटस के खून से माँ तक पहुँच जाते हैं प्लेसेंटा के थ्रू, और इस तरह से एक एसोसिएशन रहती है नाइट्रोजनस वेस्ट गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें जो हैं वो बच्चे को यानी फीटस ब्लड को मैटरनल ब्लड के साथ लिंक अप करने से मिलती हैं और वो लिंक अप होता है प्लेसेंटा के थ्रू। अब फीटस के जो हार्ट है उसके दाएं एट्रियम की तरफ जो खून जा रहा होता है वो प्लेसेंटा से आया होता है, वो ऑलरेडी ऑक्सीजनेट होता है क्योंकि फीटस अभी सांस नहीं ले रहा। उसको प्लेसेंटा के थ्रू जो ऑक्सीजन मिल रही है वो माँ के खून से आ रही है, और क्योंकि अभी बर्थ नहीं हुई है इस बच्चे की तो इसके लंग्स अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो फीटस के लंग्स जो होते हैं अभी हवा से नहीं भरे होते क्योंकि उसने अभी बर्थ के फिनोमिनन से गुजर के इस दुनिया में वजूद में आना है। फिर जब उसका हवा से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो लंग्स के थ्रू वो सांस लेगा और लंग्स में हवा भरेगी। उसकी जो पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं, पल्मोनरी वेन्स हैं, वो फिर उस तरह से प्रॉपर वे में काम करना शुरू करेंगी जब वो एनवायरनमेंट के थ्रू जो है हवा से हासिल करेगा।
तो इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट बात बताना ज़रूरी है आपको यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द ब्लड एंटरिंग द राइट एट्रियम bypasses the right ventricle and passes instead into the left atrium through a valved opening between atria. अब ये एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है, और ये आपको हार्ट के स्ट्रक्चर्स आपकी बुक में दिखाए भी गए हैं, लेकिन मैं पहले आपको ये जो डिस्कस हमने चीज़ की है वो बताना चाहूँगी। ये इस डायग्राम को आप देख सकते हैं कि किस तरह जो एक सिस्टम है पूरा ब्लड वास्कुलर सिस्टम वो रन करता है। जॉग्युलर वेन जो कि गर्दन के पास शोल्डर की तरफ आती है, कैरोटिड वेन सर के ऊपर की तरफ जाती है, ये लंग का पोजीशन आपको दिखाया गया है, और आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे पल्मोनरी आर्टरी खून लेके जा रही है। एक जो ब्रांच ऊपर की तरफ इसमें से निकल रही है उसको डक्टस आर्टीरियोसस बोलते हैं। एक एट्रियम ये है राइट एट्रियम, एक एट्रियम ये है लेफ्ट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के दरमियान में ये वेल्व की ओपनिंग्स, और इन वेल्व के ऊपर छोटे छोटे फ्लैप्स होते हैं मसल्स के जो कि इसको गार्ड करते हैं। अच्छा, नीचे की तरफ से वेन जो आ रही होती है हार्ट के ऊपर राइट एट्रियम की तरफ, वो नीचे की तरफ होती है तो पोस्टीरियर वेना कैवा कहलाती है, नीचे से खून इकट्ठा करके ऊपर लेके जाती है। जब ये लिवर के पास से गुजर रही होती है तो डक्टस वेनोसिस कहलाती है। एम्बलाइकल वेन ये तब कहलाती है जब ये प्लेसेंटा के अंदर जा रही होती है। ये प्लेसेंटा आप देख सकते हैं, वो टिश्यू जो कि बच्चे होने वाले बच्चे के दरमियान और माँ के दरमियान बनता है। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं ये मैटरनल वेन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये मैटरनल आर्टरी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मैटरनल आर्टरी प्लेसेंटा को ऑक्सीजन दे देती है, प्लेसेंटा फीटस को ऑक्सीजन दे देता है, और जो खून यहाँ से होके गुजर जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। इसी तरह सारा आप देख सकते हैं कि वेंस के थ्रू जो सारा खून है उसको दोबारा इकट्ठा करके लाया जा रहा है, और लंग्स के थ्रू इस तरह से वापस खून ऑक्सीजनेट होकर आ रहा है। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो होता है। अब क्योंकि फीटस के भी जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स तो हैं, लेकिन जो खून उसके राइट एट्रियम में आता है वो डीऑक्सीजनेटेड नहीं होता, वो प्लेसेंटा से आ रहा होता है, और ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड खून होता है। उसको ऑक्सीजनेट करने के लिए लंग्स की तरफ भेजने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए यहाँ एक छोटी सी ओपनिंग पाई जाती है। राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्ट भेज दिया जाता है ताकि फीटस की बॉडी को उसको सप्लाई किया जा सके, और ये ओपनिंग कहलाती है फोरामेन ओवेल। और जब बच्चे की बर्थ होने के करीब तक का टाइम आ रहा होता है तो इस ओपनिंग को फिर बाद में बंद कर दिया जाता है। तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा था जो कि आपके समझने के लिए ज़रूरी है। अगर हम सर्कुलेशन में हार्ट्स की बात करें तो इन्होंने कंपैरिजन दिया हुआ है। बोनी फिश मछलियों में सिंगल सर्किट सर्कुलेशन होती है, एक ही दफ़ा एक ही तरह का खून हार्ट से गुजरता है बस। साइनस वेनोसिस, एट्रियम, वेंट्रिकल, एक ही एट्रियम एक ही वेंट्रिकल, कोनस आर्टीरियोसस, इस तरह से। तो ऑक्सीजनेट होकर खून जी लंग्स की तरफ गिल्स की तरफ से आएगा, थोड़ी सी इसको सप्लाई हार्ट को होगी, बॉडी की तरफ जाएगा और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अर्ली एम्फीबियंस जो कि मछलियों की डेवलपमेंट से आए थे उसमें आप देख रहे हैं कि पल्मोनरी वेन बन गई हैं, और उसी तरह आपको कोनस आर्टीरियोसस भी नज़र आ रहा है और साइनस वेनोसिस भी नज़र आ रहा है, और चैम्बर्स अलहदा हो रहे हैं। अच्छा जी, बर्ड्स की बात करें तो अलग अलग एट्रियम, अलग अलग वेंट्रिकल, जो सबसे बड़ी ब्लड वेसल है जो कि आर्च यहाँ गुंबदनुमा हिस्सा बनाती है आयोर्टा कहलाती है। आप देख सकते हैं कि ये ब्रांचेस पैदा करेगी और पूरे जिस्म में जाल बना देगी आर्टरीज का, जिससे खून सप्लाई में मदद मिलेगी। नीचे से 2 वेन्स मौजूद होती हैं जो कि हार्ट के अंदर खून लेकर आती हैं। ऊपर की तरफ से जो आ रही होती है वो एंटीरियर वेना कैवा कहलाती हैं, ये 2 होती हैं, इसलिए हमने वेना कैवा के बजाय वेना कैवी लिखा है। और एक नीचे से आ रही होती है जो कि पोस्टीरियर वेना कैवा कहलाती है, और वो आगे आने वाले ऑर्गेनिजम्स में उसको दिखाया, और अभी पिछली डायग्राम में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं मॉडर्न रेप्टाइल में आप देख सकते हैं कि वेंट्रिकल साथ साथ हैं, अलग तो हैं लेकिन दरमियान में मिक्सिंग ऑफ ब्लड है। सिर्फ क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है कि जिसमें कंप्लीट पार्टीशन है, यानी वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल और दूसरा वेंट्रिकल आपस में नहीं खुलते जैसे कि यहाँ है। तो एम्फीबियंस में भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, थोड़ी सी मिक्सिंग दरमियान में हो जाती है।
रेप्टाइल्स में भी कुछ इसी तरह का है, क्योंकि दोनों वेंट्रिकल जो हैं वो फ्लैप ऑफ मसल जो कि यहाँ पर सेप्टम कहलाते हैं उससे अलहदा तो है ही नहीं। बर्ड्स में आप देख सकते हो कि कंप्लीट पार्टीशन है, एट्रियम पूरा अलहदा वॉल के ज़रिए वेंट्रिकल में खुल रहा है, ये पूरा वेंट्रिकल अलग। इसी तरह जो बायां वेंट्रिकल है वो बाएं वेंट्रिकल में खुल रहा है वॉल के ज़रिए, चारों चैम्बरों के जो है कंप्लीट सेपरेशन है। और अगर मैमल्स की बात करें तो ये सेपरेशन भी है, और ज़ाहिरी बात है कि ब्लड वास्कुलर सिस्टम थोड़ा सा और डेवलप्ड है, बर्ड्स के जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा और बेहतर है, क्योंकि बर्ड्स में प्लेसेंटा नहीं होता। मैमल्स में जो तीसरा ग्रुप है प्लेसेंटल मैमल्स का, उनमें प्लेसेंटा भी बनता है, तो प्लेसेंटा की तरफ भी ब्लड सप्लाई जाती है, जो हमने अभी इस डायग्राम में यहाँ पर देखी है। अब ये डायग्राम भी इसी तरह उन्होंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। ब्लू कलर से हमेशा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की फॉर्मेशन दिखा रहे हैं कि ब्लड इकट्ठा होकर राइट एट्रियम में आ रहा है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से ये आप देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स की तरफ जा रहा है। पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड खून लंग्स तक लेके जाती है, अदरवाइज सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर हार्ट से जाती है। ओके, लंग से ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया, अब पल्मोनरी वेन ये लेकर आ रहा है, कहाँ लेकर आ रहा है? लेफ़्ट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन वो वाहिद वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है हार्ट की तरफ, अदरवाइज सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं। अब यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ़्ट एट्रियम है वहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ आ गया, आयोर्टा की तरफ चला गया। आयोर्टा की कुछ ब्रांचेस जो के ऊपर की तरफ हैं, शोल्डर हेड की तरफ, बाजुओं की तरफ, वहाँ इसकी ब्रांचेस देंगी। एक जो है ये पूरा मुड़ कर नीचे की तरफ जो है वो बेंड बनाएगी, इस बेंड को, इस हाफ को आर्च बोलते हैं। नीचे की तरफ हर ऑर्गन में जो है इसकी आर्टरीज जाएंगी, हेपेटिक आर्टरी, फिर स्टमक की तरफ जाने वाली आर्टरी, नीचे जिस्म में और टांगों वगैरह में जाने वाली आर्टरीज। तो ये तो था हमारा सारा सर्कुलेशन, गैशियस एक्सचेंज, टेम्परेचर रेगुलेशन की तरफ। अब हम आते हैं जो कि अलहदा से दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी छोटे से लंग्स के हिस्से की तरफ, कि लंग्स दो हैं, हवा से इन्फ्लेट यानी कि भर जाते हैं, और रेप्टाइल्स और बर्ड्स से ज़्यादा एफिशिएंट हैं, और जो इन ह्यूमन बींग्स हैं और जो बाकी के मैमल्स हैं उनमें जो थोरेसिक कैविटी है, यानी जहाँ आपके लंग्स पाए जाते हैं, एक ये और एक ये, इसके ऊपर रिब्स का केज पाया जाता है, पसलियों का केज पाया जाता है, इस पूरे हिस्से को कहते हैं थोरेसिक कैविटी। ट्रेकिया आती है, दो ब्रांचेस पैदा करती है और उन्हें कहते हैं हम ब्रोंकस, जो कि हर लंग में खुलती है, दो लंग दो ब्रोंकस, ट्रेकिया एक। आगे जाके ये ब्रोंकस डिवाइड हो जाते हैं और ब्रोंक्यूल्स पैदा करते हैं। तो हर ब्रोंक्यूल के एंड पर एल्वियोलर सैक होती है जो कि जनाब ब्लड के साथ कांटेक्ट बनाती है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन को खून में शामिल कर देती है, खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लाती है ताकि इसे बाहर निकाल दिया जाए। लंग्स के नीचे स्केलेटल मसल की एक परत होती है जो कि गुंबदनुमा हो जाती है या फ्लैट हो जाती है, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन करने में दोनों तरह से बिहेव करती है। इसको कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम मस्कुलर शीट है, स्केलेटल मसल से बनी हुई है। दुनिया भर में तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें नहीं है, रेप्टाइल्स बर्ड्स वगैरह में से किसी में भी नहीं है, सिर्फ ये मैमल्स में है। अब लेक्चर के अगले हिस्से में मैं आपको टेम्परेचर रेगुलेशन बताऊंगी, जिससे आपका ये टॉपिक पूरा कवर्ड हो जाएगा।